Hey guys, today we are going to start third chapter that is business environment. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि business environment होता क्या है. The term business environment means sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वो फोर्सेस हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर हैं, उसे बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकती है. जैसे गवर्नमेंट हो गई, कंज्यूमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, इन्हें एक बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी भी एंटरप्राइज को अफेक्ट कर सकते हैं. उनका प्रभाव बिजनेस पे पड़ सकता है. तो इन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो इसे बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है. ये एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं और इसे बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है. अब ये कितने तरीके का होता है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड. अब इसका क्या हो सकता है कि कभी कभी किसी कंज्यूमर कि जैसे कि कंज्यूमर ने अपना टेस्ट बदल दिया कि पहले वो कुछ और पसंद करता था. जैसे पहले दूसरे टाइप के टी शर्ट्स पसंद किए जाते थे, उसके बाद उसने अपने टेस्ट को चेंज, अब शर्ट पसंद करने लग रहे हैं लोग. तो टी शर्ट का मार्केट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरप्राइज क्या कर रहा है, उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता है लेकिन उसका अफेक्ट बिजनेस पे पड़ रहा है. वैसे ही गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इंक्रीज़ कर दिया किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उससे क्या होगा, वो कमोडिटी महंगा हो जाएगा और इससे किसी बिजनेस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, किसी पर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन इट कैन बी सेड बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स. तो बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ फीचर्स देख लेते हैं. दैट फर्स्ट वन इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, कि ये सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल ऑफ बिजनेस फॉर्म, कि जो सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल है, जिसे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकती, उन सबको मिला दिया जाए तो ये तैयार हो जाता है. ये बिजनेस इन्वायरमेंट सबको मिलाने से बनता है. सेकेंड पॉइंट कहता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, कि कुछ स्पेसिफिक फोर्सेज है, कुछ जनरल फोर्सेज है. स्पेसिफिक फोर्सेज जो कि कुछ पर्टिकुलर एंटरप्राइज को अफेक्ट करती हैं, वो कहलाती हैं स्पेसिफिक, जो कि डायरेक्टली और इमीडिएटली उनका इफेक्ट दिखता है. लेकिन जनरल क्या होता है, वो सारे बिजनेस पर एक जैसा ही इफेक्ट डालेंगे, उनका सारे बिजनेस पर इम्पैक्ट सेम ही रहता है. तो वो होता है स्पेसिफिक फोर्सेस. नाउ द थर्ड वन इज दैट इज इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस मीन्स कि जितने भी ये फोर्सेज है, जितने भी इन बिजनेस के आउटसाइड जो फोर्सेज है, वो आपस में इंटर रिलेटेड है. इसे एक एग्जांपल समझते हैं. जैसे कि लोगों ने क्या किया कि अपने हेल्थ पर ध्यान देने लगे, हेल्थ कॉन्शियस हो गए. इससे क्या होगा कि अब लोगों के टेस्ट भी चेंज हो जाएगी. लोग अब फास्ट फूड खाने की जगह पे अब लोग हेल्दी फूड खाएंगे. इससे क्या होगा कि जो हेल्दी फूड वाली जो कंपनी है वो क्या होगी, वो ग्रो करेगी. तो यही कह रहे हैं कि वो आपस में क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट के एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरा फैक्टर भी कभी कभी चेंज हो जाता है. नाउ द फोर्थ वन इज डायनेमिक इन नेचर, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है. डायनेमिक मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी क्या होता है, आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले कुछ और मोबाइल फ़ोन्स कुछ अलग टाइप से थे, आज उसमें कुछ नए फीचर आ रहे हैं, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ. तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट. या फिर शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, पहले कंज्यूमर कुछ और प्रेफर करता था, आज उसने अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर दिया. तो इसलिए कहा जाता है कि जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो एक जैसा नहीं रह सकता, वो डायनेमिक है, हमेशा चेंज होते रहता है. नाउ द फिफ्थ वन इज अनसर्टेनिटी, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है. इसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है. कि जैसे कि गवर्नमेंट को ले लें, तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाने वाली है, क्या चेंजेस लाने वाली है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते. कंज्यूमर अपने कैसे प्रेफरेंस चेंज कर देगा, कब चेंज कर देगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अनसर्टेन होती है, पहले से किसी को पता नहीं होती है, पहले से आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं. फिर जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स अब जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड है. जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट, जितने भी फोर्सेज हैं, आउटसाइडर फोर्सेज है, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है. प्लस बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है. इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है.
जिसे कि बहुत आसानी से हम लोग उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उसे अंडरस्टैंड उसकी समझ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स कि ये एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि एग्जांपल लें तो इंडिया में साड़ी, जैसे एक साड़ी है तो उस साड़ी का डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम उसे यूएसए ले जाए, कनाडा ले जाए तो क्या हो जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो वहीं एक प्रोडक्ट का डिमांड कंट्री टू कंट्री वेरी किया, तो वहीं कहते हैं कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के एरिया, कौन से जगह पे यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों जरूर, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमारे एक बिजनेस इंटरप्राइज में क्या वैल्यू ऐड करता है कि इसे इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। द फर्स्ट वन इज इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मीन्स अपॉर्चुनिटी क्या होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, कि जिससे कि हम लोग को कुछ फ़ायदा हो, उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट ही कहते हैं। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से स्टडी करें तो ये हमें पता चलता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी है जो हमें फ़ायदा दे सकती है, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे सकती है। तो उसे क्या करना, उसे उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उसे ग्रैब करना। मीन्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब पहले जा कर के उसे ले लेना, क्योंकि एक सोसाइटी में बहुत सारी एंटरप्राइजेज हैं, तो कोई भी उसे फर्स्ट ले सकती है, हो सकता है आपको बाद में ना मिले। तो वहीं कहते हैं आपके कॉम्पिटिटर जा कर के उसे ले लें। तो वहीं कहते हैं कि आप अच्छे तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर स्टडी करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और उसे आप सबसे फर्स्ट जा कर के उसे आप ले सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है बिजनेस इन्वायरमेंट से। नाउ द सेकेंड वन इज़ इट हेल्प्स इन फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब थ्रेट्स क्या होते हैं, थ्रेट्स होते हैं जो निगेटिव एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंट ट्रेंड्स हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को हिंडर करती हैं, रोकती हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से, बिजनेस इन्वायरमेंट से हमको ये फ़ायदा मिलता है कि वो जो सारे निगेटिव ट्रेंड्स हैं उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसे ठीक करने का हम कुछ मेजर्स ले सकें कि उसे हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मीन्स कि जितने भी, अब एक बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हम एक एंटरप्राइज जितनी भी सारी रिसोर्सेज होती है वो सोसाइटी से लेती है। अब वो रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है बिजनेस इन्वायरमेंट से कि रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, कब मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने से, उसके साथ अपडेट रहने से पता चलता है। तो ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का फ़ायदा है। नाउ द सेकेंड वन इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेज। अब क्या होता है कि एक बिजनेस, जैसे कि हम लोग देखें कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि चेंज होते रहता है। अब क्या होता है कि चेंजेस की वजह से कुछ हमारे बिजनेस में भी कुछ चेंजेज आते रहते हैं, चेंजेज आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस, कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेज आते रहते हैं। तो अब बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम लोग स्टडी करें, बिजनेस इन्वायरमेंट से हम ये मदद ले सकते हैं कि उस चेंजेस को हम लोग कोप अप कर सकते हैं, उसे हम कम कर सकते हैं, उस चेंजेस से मीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से। इन ऑर्डर टू एफिशिएंट कोप विद द सिग्निफिकेंट चेंजेस, इस चेंजेस से कोप अप करने के लिए मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड द एग्जामिन एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलप सूटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि वो उसे स्टडी करो, उसके लिए क्या करे, एक सूटेबल मेजर ले सके। नाउ द लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जैसे ये क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से आप उसे स्टडी कर लेते हैं तो आप उस तरीके से आप क्या करेंगे, पॉलिसी अपनी चेंज के, जैसे कि
सपोज़ गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाने वाली है, जैसे किसी स्टेट की गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाने वाली कि वहाँ पे हम लोग शराब बंद कर देंगे। तो अब जो शराब की जो कंपनी है, फिर कह सकते हैं एंटरप्राइज़ है, वो क्या करेगी, अपने आप को उस तरीके से चेंज करेगी, अपने पूरे बिजनेस को उस तरीके से चेंज करेगी। हो सकता है वो किसी और बिजनेस में शिफ्ट हो सके, या फिर कोई भी मेजर ले सके। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को देख करके इंटरप्राइज को ये हेल्प मिलती है कि वो अपने प्लानिंग वगैरह को उस हिसाब से कर सकें। नेक्स्ट वन है दैट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब क्या कहता है कि मेनी स्टडी रिवील्स दैट द फ्यूचर ऑफ एंटरप्राइज इज क्लोजली बाउंड अप विद what is happening in the environment, and the enterprises that continuously monitor their environment and adopt suitable business practices are that one which are not only improve their present performance but also continue to succeed in market for a longer period। कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से क्या होता है कि हम लोग अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके की थी। अगर जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि बिजनेस का कि किसी कंज्यूमर का क्या होता है कि टेस्ट चेंज हो गया, तो अब बिजनेस क्या करेगी, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करने की कोशिश करेगी, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, ताकि वो क्या कर सके, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सके। तो इस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। डायमेंशंस मीन्स फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जिससे मिलकर बिजनेस इन्वायरमेंट बना है। तो दोज फैक्टर्स आर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे बिजनेस इन्वायरमेंट है जिससे मिल कर के बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जिनसे मिलकर बिजनेस इन्वायरमेंट बना है। तो अब कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होते हैं और कुछ जनरल इन्वायरमेंट होते हैं। स्पेसिफिक जो कि पर्टिकुलरली किसी एक या मतलब पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक बिजनेस को अफेक्ट करे, लेकिन जनरल होता है जो कि सारे बिजनेस पर एक साथ और सारे बिजनेस पर वो अपना इफेक्ट डालता है। तो वो होता है आपका जनरल इन्वायरमेंट। तो सबसे फर्स्ट आता है दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स जितने भी इन्फ्लेशन रेट या फिर डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, इंटरेस्ट रेट, इन सब चीज़ों में जितने भी चेंजेज आती हैं ये सारी आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंडर आती हैं। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट पर, या फिर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रही है या फिर उसे ज़्यादा कर रही है, या फिर स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स की वैल्यू कम हुई या फिर ज़्यादा हुई, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आती हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस इंटरप्राइज को अफेक्ट ज़रूर करती है। जैसे कि अगर मान के चलो कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो सारे जितने भी बिजनेस के प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो भी महंगे हो जाएंगे। तो अब डिपेंड करे तो फिर क्या हो जाएगा, उनकी डिमांड कम होने लगेगी। तो इस तरीके से वो बिज़नेस को अफेक्ट करते रहता है। नाउ द सेकेंड वन इज़ सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में ये जितनी भी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन, जिसे कानून ने नहीं बनाया, सोसाइटी ने अपने हिसाब से जिस रूल्स को बनाया, उसके ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि जैसे कि एग्जांपल है होली पर कलर्स लगाना, ये सोसाइटी की ट्रेंड है। तो इससे क्या होगा कि होली के टाइम पर कलर्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका बिजनेस मतलब मीन्स कि कलर्स का जो बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की जितनी भी ट्रेंड्स हैं वो आपकी सोशल इन्वायरमेंट में आती है। सोशल वैल्यूज़ जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी बहुत ही समय से इसे ये करके बहुत ही अच्छे तरीके से और उसे बहुत ही रिस्पेक्ट देती है सारे सोसाइटी के वैल्यूज़ को। अब आता है दीज वैल्यूज़ ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मार्केट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोशल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। अब सोशल ट्रेंड्स जो होती हैं कभी कभी किसी बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी है तो किसी बिज़नेस के लिए थ्रेट भी है। जैसे कि अब
अगर जितने सोसाइटी में अगर सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं तो क्या होगा कि जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे जो फ्रूट्स वगैरह हो गए या फिर जो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो बूस्टर्स आते हैं उन सब का डिमांड बढ़ जाएगा। उसके जस्ट अपोजिट कुछ बिजनेस पर ये उल्टा असर डालेगा, जैसे कि जो फास्ट फूड होते हैं इन सब के बिजनेस पर उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ सोशल इन्वायरमेंट होते हैं जिसका असर कभी कभी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन इम्प्रूव ही होती जाती है, उसमें कुछ नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में बदलाव आना टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंडर में आता है। जैसे साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच provide new way of producing goods and services and new method and techniques of operating business। कि जैसे जैसे क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे मोबाइल के कुछ नए वर्जन आते जा रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स या फिर कोई भी मशीन जो बिज़नेस में यूज़ हो रहा है उन सब के नए वर्जन्स आते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके क्या है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसे बिज़नेस खुद कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन ये बिज़नेस को ज़रूर ही प्रभावित कर देता है। Now the second one is political environment. A political environment includes political condition such as general stability and peace in a country and a specific attitude that elected government representative holds toward the business। अब ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट रूल मतलब कि जिस भी गवर्नमेंट की सरकार ये क्या कहते हैं उसको रूल है, जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है उसकी क्या पॉलिसी है, इससे अगर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है किसी बिज़नेस पर तो वो आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। किसी एक पर्टिकुलर लीडर या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की वजह से बिज़नेस पर कोई असर पड़े, ये आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। कि जैसे कि बिहार का एग्जांपल ले कि सपोज़ अगर हम इसका एग्जांपल ले कि यूपी में एक ऐसा ये किया जा रहा है कि गवर्नमेंट दो पार्टी है, एक कह रही है कि यहाँ यूपी में जैसे कि अल्कोहल बैन हो जाना चाहिए और एक पार्टी कह रही है कि नहीं बैन नहीं होना चाहिए। अब बिज़नेस पर ये डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी रूल में आती है, तो क्या होगा वो उस तरीके से उस अल्कोहल के बिज़नेस पर अपना प्रभाव डालेगा। अगर रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है तो फिर वो उस पर बुरा असर डालेगा। अगर रूलिंग पार्टी चाहती है कि हाँ अल्कोहल बिके स्टेट में तो फिर उसका क्या होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की वजह से किसी भी बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ना ये कहलाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब ये कहा जाता है कि ये भी एक अनसर्टेन है क्योंकि कोई नहीं जानता है कि क्या हो सकता है, कौन पार्टी क्या करेगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर अ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है उसी अपनी ही बात पर मतलब कि स्टिक है, तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के बीच एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ चलो ये सही हो रहा है तो हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी खुद ही स्टेबल नहीं है तो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कैसे करेंगे, हो सकता है कि उनके पैसे डूब जाएं। तो ये सब इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब आता है नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट ये कहता है वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी कोर्ट जजमेंट एज वेल एज द डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा अंतर है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या फिर लीडर की वजह से जो चेंजेज आते हैं या फिर जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन लीगल इन्वायरमेंट ये कहता है कि जो कानून ही बना दिया गया है और जिसे सारे बिजनेस को उस रूल का पालन करना ज़रूरी हो जाता है। ये होता है लीगल इन्वायरमेंट कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से ये एक कानून बना दिया गया है, उसे आपको किसी भी हाल में
मानना कंपलसरी है वो होता है लीगल इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि अगर आप अल्कोहल बेच रहे हैं या फिर आप सिगरेट बेच रहे हैं तो आप उसके डब्बे पर ये लिखना है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इस तरीके की कुछ कि मतलब कि आपको उस पे अपने किसी भी प्रोडक्ट का आपको इंग्रेडिएंट्स उसके डब्बे पर लिख करके देना। तो ये तरीके क्या है, ये सब लीगल इन्वायरमेंट में आता है कि आपको उसे फॉलो करना कंपलसरी ज़रूरी हो जाता है। तो ये लीगल इन्वायरमेंट में आता है। तो लीगल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में यही अंतर है कि लीगल इन्वायरमेंट कानून बन गया, आपको किसी भी वो चेंज नहीं होगा। लेकिन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है कि पर्टिकुलर पार्टी या फिर पर्टिकुलर लीडर्स के पॉलिसी पर से वो जुड़ा हुआ होता है। सो हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जितने भी मैक्रो लेवल के फैक्टर्स होते हैं उन सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो उससे हमारा क्या बनता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनता है, जिसमें कि हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें मिला करके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाया जाता है। और भी इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो जो है स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसा कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुई है या फिर जो उसकी इकॉनमी है वो स्टार्टिंग से और अभी तक रिसेंट टाइम तक एक जैसी है। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो अगर उन स्टेजेस को अगर हम लोग इंक्लूड किया जाए तो वो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ द सेकंड वन इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी। तो हम सभी जैसे कि जानते हैं कि इंडियन इकॉनमी क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी है, जहाँ पर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स साथ मिल कर के काम करते हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये क्या होता है, हमारे एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बनाने में मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही इंक्लूड होती हैं। जैसे कि रेपो रेट इंक्रीज़ करना या फिर जीएसटी का रेट्स में कुछ बदलाव करना, ये सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग है, गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर प्लान्स, एनुअल बजट्स एंड सो ऑन। तो जैसे कि हम लोग 2017 से पहले हम लोग इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान्स पढ़ते थे कि गवर्नमेंट क्या करती थी पहले कि 5 ईयर प्लान रिलीज़ करती थी, जिसमें कि वो नेक्स्ट 5 ईयर में क्या क्या चीज़ करने वाली है, किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने वाली है, ये सारी चीज़ें वो प्लान कर लेती थी और इसे वो एक उसे रिलीज़ किया जाता था, मीन्स सबको बताया जाता था इस तरीके का। फिर एनुअल बजट जो होता है हर साल हमारे पार्लियामेंट में ये किया जाता है कि हम किस सेक्टर पर कितना पैसा खर्च करेंगे, किस सेक्टर में कितना अधिक होगा, किस में कम होगा, एजुकेशन में कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना होगा, टूरिज्म में कितना होगा। तो इस तरीके का जितने द इकोनॉमिक इंडिसेस मीन्स कि जितने भी और सारी मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इकोनॉमी में डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजल पर्सनल इनकम। तो ये सारी चीज़ें भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही आती हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स मीन्स जितने भी ये बैंक्स हमारे होते हैं या फिर जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कौन से तरीके से हम लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जिस कंट्री कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह अच्छे होंगे, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बनाने में हेल्प करती हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं ना। नेक्स्ट ये है द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैव बीन स्ट्रिक्टली चेंज मेनली ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस, तो 1947 के बाद से इंडिया में बहुत सारी चेंजेज हैं, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी चेंजेज हैं और लगातार चेंजेस आते ही रह रहे हैं कि कुछ चेंजेस उस टाइम पे 1950 के टाइम पे आए थे, फिर 1991 के टाइम पे कुछ चेंजेस आए, फिर 2016, 2017, तो ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस आए। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारी इकोनॉमी थी वो चेंज हुई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक द इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चरल एंड रूरल इन कैरेक्टर, कि उस टाइम पे 1947 के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादातर फोकस एग्रीकल्चर और रूरल रूरल एरिया पर, मीन्स ज़्यादा फोकस नहीं लेकिन ज़्यादातर फोकस उसका एग्रीकल्चर पे रहता था। मीन्स कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, बहुत कम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करते थे। अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने बताया, तो उस टाइम पे क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि पूरी पॉपुलेशन के 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में काम करते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, इसे कैसे डेवलप करें। अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द विलेजेस। क्यों उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ भी नहीं थे, ज़्यादातर रूरल एरिया होता था। तो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन की 85% हिस्सा रूरल एरिया में रहते थे। प्रोडक्शन वॉज कैरीड आउट यूजिंग इरेशनल लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। तो हम जो इरिगेशन हो गया या फिर जितने भी एग्रीकल्चर में जो हम लोग टूल्स यूज़ करते थे वो हम लोग बहुत ही कन्वेंशनल यूज़ करते थे, बहुत ही पुराने ज़माने का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि प्रोडक्टिविटी हमारी लो होती थी। नाउ communicable diseases were widespread, mortality rates were high, there was no good public health system। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजीज़ होते थे वो भी जनरेट होते थे, और हमारे जो हेल्थ सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। तो उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट क्या था, बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा रेट्स में लोगों की डेथ हुआ करता था उस टाइम पे, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं था। तो अब क्या था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए। अब उस टाइम पे फिर उसने कि कुछ मेजर्स लिए, उसमें क्या क्या मेजर्स लिए गए और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया था, इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिसके थ्रू क्या हो सके, मीन्स उस टाइम पे गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव ये थी कि हमें किसी भी तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, एंड पॉवर्टी, गरीबी को भी क्या करना है, कम करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये था कि बिकम सेल्फ रिलायंट, कि हम लोग क्या हों कि खुद पर ही, मीन्स कि जितनी हमारी ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम खुद ही जनरेट कर सकें, एंड सेटअप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फेसाइज ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत बड़े, मीन्स कि हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, तो उसको सेटअप करना भी एक गवर्नमेंट का मोटो था। नाउ द थर्ड वन इज़ रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनक्वालिटी ऑफ इनकम मीन्स कि जो गैप होता है कि रिच होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और जो गरीब होते हैं, मीन्स कि रिच और पुअर के बीच बहुत ज़्यादा गैप रहता है, कि रिच हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है, और गरीब है तो मीन्स उसको अपनी बेसिक नीड्स भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों की ये जो इनक्वालिटी है उसको कम करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था। Last one is adopt a socialist pattern of development based on equality and prevent exploitation of man by man। तो उस टाइम पे क्या होता था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे
डिस्क्रिमिनेशन होते थे कि जो रिच पीपल हैं या फिर जो हाई, ऐसा कहा जाता है कि जो उच्च वर्ग हाई क्लास के लोग हैं वो लो क्लास को दबाते थे। मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता था लोगों के द्वारा ही, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था लोगों के द्वारा ही। तो इसीलिए गवर्नमेंट का मोटो था कि सबको इक्वालिटी की भावना से देखना, प्लस एक सोशलिस्ट पैटर्न को डेवलप करना। अब इसके साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों इन सारी प्रॉब्लम को और इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या क्या प्लानिंग की थी। तो फर्स्ट क्या था, द गवर्नमेंट गिव अ लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, वेयर एज द प्राइवेट सेक्टर वाज ब्रॉडली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्री। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना भी मेन रोल होता है, लीड रोल होता है, वो पब्लिक सेक्टर को दे दिया। और जितने भी कंज्यूमर गुड्स मीन्स की जो थोड़े से क्या होता है सब्सिडरी हो गया, वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दी। प्लस प्राइवेट सेक्टर को दिया तो, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, रेगुलेशंस, लाइसेंस वगैरह बहुत सारे उसके ऊपर इम्पोज कर दिए। इसके साथ ही क्या हुआ कि अब इन सब चीज़ों के कारण इंडियाज़ एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ डिलीवर्ड मिक्स्ड रिजल्ट, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है, एक मिक्स इकॉनमी है जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं। तो अब क्या हुआ कि इसकी वजह से एक ऐसा टाइम आया 1991 पे जहाँ पे कि इंडिया ने बहुत ही एक मेजर क्राइसिस को फेस किया। हाई गवर्नमेंट डेफिसिट था हमारा, बहुत ही प्राइस जो है वो बहुत ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। प्लस हमारे पास मीन्स उतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने डेफिसिट या फिर अपने कर्ज को भी पूरा कर पाएँ। तब उस टाइम पे क्या हुआ कि एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम पे 1991 में मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और इस चेंजेस की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ। तो अभी क्या क्या चेंजेस थे, उसके फीचर्स क्या थे, उसको पढ़ते हैं। तो फीचर्स में फर्स्ट आता है दैट इज़ द गवर्नमेंट रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। मीन्स कि जो कि पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाइसेंस और रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो लगाए हुए थे उसे कम कर दिया और गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 ऐसे इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर बस लाइसेंसिंग वगैरह को बरकरार रखा, बाकी सबको उसने क्या किया कि फ्री कर दिया। Now the second one is many of the industry reserved for the public sector under earlier policy were de-reserved, कि जो उसने पहले क्या किया था कि कुछ सेक्टर को उसने पब्लिक के लिए रिजर्व कर दिया, पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व करके रख दिया था उसे अब उसने डी रिजर्व किया। डी रिजर्व मतलब कि अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ करके मीन्स कि अपना काम कर सकता है, उसे चला सकता है। मीन्स द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड, कि उसने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था उसे कम करके सिर्फ 4 इंडस्ट्री को ही, जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वहाँ तक रखा, बाकी सब को उसने क्या किया कि पब्लिक को ही प्राइवेट सेक्टर को भी ऑफ़र कर दिया कि वो आ सकते हैं और उसके अंदर उसके अंदर काम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो क्या कहते हैं, जो उसने अपनी शेयर्स वगैरह या फिर जो उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने यानी पब्लिक सेक्टर ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको क्या करना, उसको सेल करना पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। मीन्स कि अपने कंट्रोल को कम करना, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड। तो उस टाइम पे क्या था कि जब चेंजेस किए गए थे, इससे पहले वाली जो इंडस्ट्रीज़ पॉलिसीज़ जो थी जिसमें कि चेंजेस किए गए, तो उस टाइम पे क्या था कि जो फॉरेन कैपिटल था, अगर कोई भी फॉरेन से कोई भी इंडस्ट्री फॉरेन से पैसे लेना चाहती है तो बहुत सारे रूल्स होते थे, बहुत सारे लीगल काम होते थे जिसे करना होता था, पेपर वर्क होता था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड हैक्टिक था उसे पूरा करना। तो इसको क्या किया गया उस टाइम पे, लिबरलाइज़ किया गया, थोड़ा सा सिंपल बनाया गया।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ तो जिससे क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड, कि इससे पहले क्या था कि एफडीआई इंडिया में मीन्स की परमिट उसको परमिशन नहीं दिया गया था, लेकिन आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एफडीआई वाज परमिटेड इन इंडिया. Now the next one is automatic permission was now granted for technology agreements with foreign company. कि पहले क्या था कि अगर हमें कोई भी एग्रीमेंट्स वगैरह करना है अगर फॉरेन कंपनीज़ के साथ, तो हमें बहुत ही लीगल चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ता था, पेपर वर्क को कंप्लीट करना होता था. अब क्या हुआ कि 1991 की जो पॉलिसी थी, जो चेंजेस आया, उसमें क्या था कि ऑटोमेटिक परमिशन मीन्स कि आप अपने मीन्स कि उन्हें ऑटोमेटिक अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर कोई आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ, तो आपको ऑटोमेटिक परमिशन मीन्स कैसा है कि आपको हाँ दे दिया गया है, आपको कोई अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी. So next one is Foreign Investment Promotion Board FIPB was set up to the promote and channelize foreign investment in India. कि जो FIPB थी Foreign Investment Promotion Board कि जो कि प्रमोट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, उसका एक क्या कहते हैं उसके एक क्या कहते हैं एक तरीके से उसका एक ब्रांच यहाँ पर सेटअप किया गया इंडिया में, ताकि और भी ज़्यादा वो चैनलाइज हो सके इंडिया में. तो इन सब के बाद तो जो 99 की जो पॉलिसी थी उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, तो मेनली क्या क्या हुआ उसमें, तो मेनली हुआ दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि देन व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन मीन्स होता है कि जैसे कि पहले क्या था कि बहुत सारे लाइसेंस, अननेसेसरी कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो गवर्नमेंट ने लगा रखे थे, इसको कम करना, लिबरल करना, कि अगर आप आ सकते हैं, आसानी से आ भी सकते हैं हमारे अंदर, आप बिज़नेस कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं और आसानी से आप जा भी सकते हैं. कोई कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर किसी भी सेक्टर में जा सकती है, आसानी से वहाँ से निकल भी सकती है. तो इन सब चीज़ों को क्या कर, इन सब का थोड़ा सा छूट देना, उसमें थोड़ा सा सिंपल बनाना और सारी चीज़ों को, कंट्रोल्स को कम करना. तो अब इन सब चीज़ों को कैसे किया गया वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसे एक एक करके समझते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ एबोलाइजिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट. कि पहले क्या था कि जितने भी सेक्टर्स थे उसमें अगर हमें बिज़नेस करना है तो सब में हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी. अब जब लिबरलाइजेशन आ गया तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कुछ 2-4 छोड़ करके, जैसे लिकर हो गया और ड्रग्स वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब पे उसने क्या कर दिया, लाइसेंसिंग को लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है ये मतलब कि कर दिया गया कि उस ज़रूरी नहीं कि आपको लाइसेंस लेना है, इसकी कंपलसरी इसको नहीं रखा गया, उसे ख़त्म कर दिया गया. सेकेंड वाज दी फ्रीडम इन डिसाइडिंग टू स्केल ऑफ बिजनेस. कि पहले क्या होता था कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो, दोनों को कितना मतलब कि वो अपना बिजनेस कितना एक्सपैंड करेगी, कितना वो प्रोडक्शन करेगी, ये सारी चीज़ें उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी. लेकिन अब क्या किया गया कि अब ये छोड़ दिया गया कि ये कंपनी के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है कि वो कितना अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहती है, अपने बिज़नेस के स्केल को कितना ज़्यादा रखना चाहती है, फिर कितना कम रखना चाहती है. ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही छोड़ दिया गया. नाउ द थर्ड वन इज़ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. कि पहले क्या था कि पहले ये था कि रेस्ट्रिक्शंस लगे थे कि ये गुड्स यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, तो ये बस इस एरिया से, मीन्स कि क्या कहते हैं, निर्धारित एरिया था कि यहाँ से यहाँ तक बस जाएगा. लेकिन अब क्या था कि वो सारी रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि गुड्स और सर्विस के मूवमेंट पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसे हटा दिया गया, कि कोई भी अब गुड्स और सर्विस इंडिया के किसी भी कोने में भी जा सकता है, वहाँ से हम ला सकते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज़ फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ये क्या करती थी कि डिसाइड करती थी कि किस गुड्स या फिर सर्विस का प्राइस कितना होगा. लेकिन अब क्या किया गया कि ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने प्राइस को खुद ही सेट कर सकते हैं कि आपको कितना लेना है, कितना देना है, ये सारी चीज़ें. तो इससे क्या हुआ कि ये चीज़ मतलब कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को, जो बहुत सारे लोग थे उनको क्या कहते हैं, इनकरेज किया, मोटिवेट किया, कि उन लोगों ने क्या किया कि इनिशिएटिव लिया
काम को करने के लिए। Now the next one is reduction in tax rate and lifting of unnecessary control over the economy, कि जो टैक्स रेट थे वो पहले बहुत हाई हुआ करते थे, उसको क्या किया कर दिया गया कि अब लो कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाइंग प्रोड्यूसर्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, कि जितने भी प्रोसीजर्स थे कि मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता था पहले, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते थे कि ये करो वो करो, तो उन सारे प्रोसीजर्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, कि क्या होता था कि अब इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को डिज़ाइन किया गया कि जो कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर सके, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज फॉरेन इंडिविजुअल्स क्या कर सकें, इंडियन कंपनी में अपने पैसे लगा सकें। तो ये सारी चीज़ें की गई इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए। नाउ द सेकेंड वन जो कि उस टाइम पे किया गया, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया था, अब क्या किया गया कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया, मीन्स कि उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह दी गई। तो ये कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। जस्ट ये क्या हुआ, उल्टा हो गया था कि पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम दिया गया था रोल, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोल दिए गए थे। अब क्या हो गया कि पूरा इसे अपोजिट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया कि अब जो थे वो ज़्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर को दिए गए आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। अब इसमें क्या किया गया था कि इसमें भी कुछ कुछ रिफॉर्म्स लिए गए प्राइवेटाइजेशन में। तो क्या क्या इसमें किया गया प्राइवेटाइजेशन के अंदर, तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर किया गया कि जो भी जैसे कि लॉस मेकिंग या फिर सिक एंटरप्राइजेज थी, जैसे कि जो भी पब्लिक सेक्टर थी जो लॉस, मतलब कि अब प्रॉफिट तो नहीं ये कर रही है लेकिन अब वो क्या कर रही है, वो लॉस में जा रही है, तो वो सारी जो लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज थी उसको क्या किया गया कि या तो बंद कर दिया गया या फिर उसे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भेज दिया गया। प्लस जो सिक एंटरप्राइजेस थे, सिक एंटरप्राइजेस मतलब कि अब वो मतलब बिल्कुल भी चल नहीं सकती है, मतलब अपने वो क्या कहते हैं जो उसकी कॉस्ट होती है उसे भी वो अपने पूरा नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से, अब वो लाइक लॉस में जा सकती है, अब वो बंद होने के कगार पे आ गई थी। इसे क्या कर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा को बेच दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया, बेच दिया गया मीन्स प्राइवेट सेक्टर को, या फिर उसे क्लोज कर दिया गया। तो वहीं प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया कि उसे बेचा गया या फिर डिसइन्वेस्ट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफ़र इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर, मीन्स डाइल्यूजन ऑफ स्टेक, कि हमने अपने स्टेक को क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया। Now the government in the public enterprise if there is dilution of the public enterprise beyond ownership beyond 51%, it will result in transfer of ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर, की मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने स्टेक को 51% से कम कर दिया गया, कम कर दिया, मतलब कि 51% से स्टेक को कम करने का मतलब कि अब उसकी ओनरशिप क्या हो गई, किसी और के हाथों में चली गई। तो ये क्या था कि 1991 की पॉलिसी के टाइम पे जो प्राइवेटाइजेशन किया गया उसके अंदर ये सारी चीज़ें की गई। नाउ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक कंट्री के इकोनॉमी को दुनिया की वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्री की इकोनॉमी है उसके साथ जोड़ना। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन of the various economies of the world leading towards the emergence of a cohesive global economy till 1991 से पहले हमारी क्या होती थी, एक क्लोज इकोनॉमी थी, मीन्स कि हम ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड मीन्स कि दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ ज़्यादा हम लोग ट्रेड नहीं करते थे, ना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग नहीं करते थे। लेकिन आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन मीन्स आफ्टर द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया, जिसमें कि हमने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को दुनिया की और सारी इकोनॉमी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट,
tariff restrictions and quantitative restriction. The new economic reform aimed to trade liberalization were directed towards import liberalization and export प्रमोशन। मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन का ये एम ये था कि हम क्या करें कि अपने इंपोर्ट को लिबरल करें और एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसके लिए क्या क्या किया है कि जितने भी टैरिफ लगाए गए थे, जितने भी पहले टैरिफ टैक्सेस वगैरह लगाए गए थे उसको कम किया गया, और भी सारी इसमें की गई चीज़ें की गई। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। Physical geographical gap or political boundaries no longer remains barrier for a business enterprise to serve a customer in a distant geographical market। कि ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी एक कंट्री की जो कंपनी है वो एक कंट्री में रहते हुए भी अपने प्रोडक्ट को वो पूरे वर्ल्ड वाइड सेल कर सकती है। मीन्स वो अपना मार्केट पूरे वर्ल्ड को बना सकती है, उसके कस्टमर पूरे वर्ल्ड से हो सकते हैं। दिस हैज़ बिन मेड पॉसिबल बाय द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ बाय गवर्नमेंट। ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया कि जो टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली अगर अभी हम ग्लोबलाइजेशन कर भी दे लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहती, जैसे कि अगर एग्जांपल है हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स लैपटॉप्स वगैरह नहीं रहते जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अपने आप को, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ बाय द गवर्नमेंट। की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट हमें परमिशन दे कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या कर सके, ट्रेड कर सके। सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में जैसे कि सबको पता होगा 2016 में 8 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि आए और उन्होंने रात के 9 बजे कुछ ऐसा कह दिया लाइक 500 और 1000 के नोट अब काम नहीं करेंगे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बुकिश लैंग्वेज में अगर देखें व्हाट इज़ डिमोनेटाइजेशन। सो डिमोनेटाइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कैंसिल द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी यूनिट इन सर्कुलेशन। कि उसे क्या कर देना कि उसको मीन्स कि उसके सर्कुलेशन को इनवैलिड कर देना, कि अब वो काम नहीं करेगी। ये सारे नोट जो उन्होंने जिसको उन्होंने डिमोनेटाइज किया 500 और 1000 के नोट्स को, वो क्या होगा कि अब कहीं भी वो मीन्स कि उससे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं, उसके यूज़ को सीज कर देना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इससे क्या हुआ था कि उस टाइम पे अबाउट दिस लीड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। की जो 500 1000 का जो नोट था वो पूरे हमारे इकोनॉमी में 86% पूरी उसकी भागीदारी थी। तो अब क्या था 500 1000 के नोट्स को बैन होने के बाद 86% हमारी मनी क्या हो गई थी, हमारी मनी सर्कुलेशन से इनवैलिड हो गई थी। अब इसमें क्या क्या किया गया था, अब इसको करने का एम क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ सोच करके ही इसको मीन्स कि ये पॉलिसी लाई होगी। तो अब इसमें क्या था कि गवर्नमेंट का एम ये था कि करप्शन को क्या करना कि ख़त्म करना एंड काउंटरफिटिंग द यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। कि जितने भी काउंटरफिटिंग जैसे कि फेक वगैरह नोट बहुत सारे चल रहे थे उस टाइम पे, तो उसको क्या करना, उन फेक नोट्स को जितने भी इलीगल एक्टिविटी में उसको काम में लिए जाते थे उन सबको बंद करना। एंड जो ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको क्या करना, एक्यूमुलेट करना। तो अब डिमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर मीन्स कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग होते हैं जो कि अर्न तो करते हैं, उन्हें टैक्स देना चाहिए, वो टैक्स मीन्स कि टैक्स पे करने की कैटेगरी में आते हैं बट पे नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब डिमोनेटाइजेशन लाया गया तो उससे पता चला कि हमारा मीन्स कि पूरे हमारे इकोनॉमी का कितना पार्ट टैक्स के थ्रू, हमारे पूरे मनी में कितना पार्ट टैक्स के थ्रू आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो ये क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ कि वो चीज़ मेजर कर लिया गया।
Now the second one is demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be टॉलरेट और एक्सेप्टेड। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स पे करने की कैटेगरी में तो आते हैं बट वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो अब थ्रू डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट को ये शो करना था कि आप टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स का चोरी करके उसका बहाना बना करके आप ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट आपसे टैक्स निकलवा ही लेगी। Now the third one is demonetization also led to tax administration channelizing saving into the formal financial system. मीन्स कि बैंक की जितनी भी बैंक डिपॉजिट होती है उसको इंक्रीज़ करना है। कि जैसे उस टाइम पे क्या हुआ था कि डिमोनेटाइजेशन होता है कि जिसके पास भी जितने भी 500 और 1000 के नोट्स थे उन्होंने क्या किया, सब ले जा करके बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि बैंक डिपॉजिट्स बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो कि एक इकॉनमी के लिए क्या है, एक बहुत ही फ़ायदेमंद है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लाइक क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकॉनमी। कि डिमोनेटाइजेशन का एम क्या था, डिमोनेटाइजेशन इज़ एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकॉनमी। मीन्स कि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स है उसको क्या करना, डिक्लाइन करना, और डिजिटल ट्रांजेक्शन को क्या करना, उसको इंक्रीज़ करना। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ लाइक रुपे कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, AEPC मीन्स आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन से क्या होगा कि इससे क्या होगा कि कस्टमर एंड use of cell phones of customer and point of sale machines of the merchant will only work if there is internet connectivity. On the contrary, these disadvantage, कि अब इसका कुछ disadvantage भी था, like these disadvantages are counterbalanced by the understanding that it help people into the formal economy, thereby increase financial saving and reduce tax evasion. सो यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल। मीन्स द प्लेस एट विच ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस। कि जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन का काम हो रहा है, वहाँ पर ये काम करना, वहाँ पर इस चीज़ का वर्क करना। अब क्या है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। कि किस किस चीज़ों पर डिमोनेटाइजेशन ने कैसा इम्पैक्ट डाला। सो फर्स्ट वन इज़ मनी या फिर इंटरेस्ट रेट। तो मनी और इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ा डिमोनेटाइजेशन से। सो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन्स। की अब क्या हुआ कि जो कैश में लोग क्या करते ट्रांजेक्शन्स किया करते थे वो क्या हो गया, कम हो गया। लोग अब ज़्यादातर मीन्स की पब्लिक ज़्यादातर अपने ट्रांजेक्शन्स मीन्स की डिजिटली कर रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रेफर कर रही है। सेकंड वन इज़ बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज। कि लोगों के पास क्या था, जो 500 1000 के नोट थे उन्होंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि बैंक की डिपॉजिट बढ़ती गई। नाउ द थर्ड वन इज़ इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। कि फाइनेंशियल सेविंग भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। एंड इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। प्राइवेट वेल्थ पर क्या असर पड़ा, डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज नोट वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल। किससे क्या हुआ कि रियल एस्टेट का जो प्राइस था वो क्या हुआ, कम हो गया। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन में क्या हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर अब डिजिटल ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया। तो रुपए फिर जो लाइक पेटीएम वगैरह इन सब के यूजर्स क्या हो गए, बढ़ गए। रियल एस्टेट में क्या हुआ कि रियल एस्टेट में प्राइस डिक्लाइन हो गया। टैक्स कलेक्शन में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टैक्स को क्या किया, कलेक्ट किया। तो अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जैसे डिफरेंट अपनी पॉलिसीज़ लाती है, उसमें चेंजेस लाती है, लाइक LPG लाई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसका बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। सब एक दूसरे से, सब एक ही इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में किसी भी तरीके की चेंजेस करती है।
तो क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा? तो फर्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग कंपटीशन, कि कोई भी अगर अपनी पॉलिसी में गवर्नमेंट चेंज करती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि जब एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर की भी कंपनियां क्या हो गई, इंडिया में आकर के अपना बिजनेस खोलने लगी। तो अब यहाँ की जो कंपनी थी पहले से जो सेटअप की हुई थी, उनके साथ क्या हुआ, एक नया चैलेंज आ गया कि उनके कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज़ हो गए। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब क्या होता है कि जिस तरीके से अगर पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं तो अब क्या कि कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत अवेयर हो चुके हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में। तो जैसे जैसे वो अवेयर होते जाते हैं तो बिज़नेस के लिए एक बहुत ही एक कहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है कि अच्छी क्वालिटी देने का, क्योंकि अब वो अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर को गुमराह नहीं कर सकते हैं कि किसी भी तरीके का, किसी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दे और कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेंगे, नहीं। क्योंकि अब कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया तो सारे प्रोडक्ट के बारे में, सारे प्रोडक्ट में क्या डिफ्रेंशिएट है, दो प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंट है, ये चीज़ कंज्यूमर्स को पता रहता है। तो अब बिज़नेस को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही केयरफुल होके चलना पड़ेगा। थर्ड वन इज़ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कि अभी तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कि जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे चेंज होते जा रही है। अगर हम अभी बात करें तो जो 2 साल या फिर कहें तो 1 साल पुरानी फ़ोन है तो अभी उसका न्यू वर्ज़न आ गया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वैसे ही होता है कि मशीन्स वगैरह भी इम्प्रूव हो रही हैं। तो ये एक चैलेंजेज आ जाता है कि अगर पॉलिसी चेंज की तो हम हो सकता है कि इंपोर्ट कर लें और भी नए तक टेक्नोलॉजी को, और वो हम अपने बिजनेस में इंस्टॉल कर लें। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है कि उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मौका मिलेगा। फोर्थ वन इज़ नेसेसिटी फॉर चेंज, कि जैसे कि बताया कि जैसे जैसे सब कुछ पूरा का पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, तो अगर कोई भी बिजनेस अपने आप को चेंज नहीं करेगा टाइम के अकॉर्डिंग तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए जैसे कि अगर हम लोग अभी बात करें तो अब क्या हो रहा है कि सारे बिजनेस ऑनलाइन आ रहे हैं। अगर इस टाइम पे कोई भी बिजनेस अपने आप को ऑनलाइन नहीं करेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे 5 साल में, 10 साल में वो बहुत ही पीछे रह जाएगा। तो ये पॉइंट ही कहते हैं कि जैसे जैसे आप अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी बिज़नेस को अपने आप को ले जाना चाहिए, नहीं तो वो सारे बिज़नेस से पीछे ही रह जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ नीड टू डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जैसे जैसे हमारा बिज़नेस चेंज होता गया और भी समय में और समय के साथ और आगे बढ़ता गया, तो बिज़नेस को ये इम्पोर्टेंस बहुत ही ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि कोई भी अगर सारे रिसोर्सेज को अगर ये एक साइड कर दिया जाए और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को एक साइड कर दिया जाए तो भी ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जितनी भी बिजनेस में जितनी भी चीज़ें, मशीन्स हो गए, जितने भी काम होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा ही किया जाता है। तो ह्यूमन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय के साथ ऐसा माना गया है। और ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करने का मतलब है कि अपने बिजनेस को ग्रो करना और भी बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले बहुत ही आगे जाएगा अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है। सो द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर्स पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट्स, कि अगर हम लोग अभी भी देखते हैं तो रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। अगर कोई भी कंपनी हायर करती है तो वो सबसे जो सबसे ऐसा कहीं क्रीम क्वालिटी का जो होता है, जो सबसे बेस्ट होता है उसी को चूज़ करती है। क्यों ऐसा करती है? ताकि वो उसके बिजनेस में कुछ अच्छा वैल्यू ऐड करे। नेक्स्ट वन इज़ मार्केट ओरिएंटेशन। सो कि मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स कि फर्म को ये स्टडी करना पड़ेगा। फर्म्स हैव टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट फर्स्ट एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली, कि पहले क्या होता था कि मार्केट को स्टडी नहीं किया जाता था कि प्रोडक्ट हम निकाल दिए, अब मेरे पास तो बस कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वहीं लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बिज़नेस को पहले मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट में कंज्यूमर्स चाहते क्या, उनकी वांट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना। ये होता है मार्केट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट
for financing the public sector outlays had declined over years. So the public sector undertaking have realized that in order to survive and grow, they will have to be more efficient and generate their own resources for the purpose. तो जैसे होता था कि पहले क्या होता था कि पूरी की पब्लिक कोई भी सेक्टर है, कोई भी पब्लिक सेक्टर है तो उसकी पूरी फंडिंग क्या होती थी, गवर्नमेंट देती थी। अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उसको कम कर दिया है। तो अब पब्लिक सेक्टर को है कि ये सब क्या हुआ, उसकी पॉलिसी के ही चेंज के कारण हुआ। तो अब उन पब्लिक सेक्टर जो जितनी भी हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि अब हमें अपनी सारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे हमें खुद लेना पड़ेगा, हमें एफिशिएंट होना पड़ेगा, अपने सोर्स ऑफ रिसोर्सेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे, वो चाहे रॉ मटेरियल का हो या फिर फाइनेंस का हो। तो ये तरीके का चेंजेस आता है कि पॉलिसी में अगर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट चेंज की तो किसी भी बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इसका कुछ पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है, किसी बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, किसी बिजनेस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। So, in India, enterprises have developed strategies and adopt business processes and procedures to meet the challenges of competition. So, they have become more consumer focused and adopted measures to improve customer relationship and satisfaction। कि जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते थे, कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उन्हें वही खरीदना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स चाहता है बिजनेस को वही प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, वरना उसका कोई मार्केट में कोई उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा।